नमस्ते। तो आज हम लोग द पेस फॉर लिविंग चैप्टर को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। हम इसके जो मेन आइडियाज़ हैं, कुछ नए शब्द हैं और हाँ, थोड़ी बहुत ग्रामर, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। मतलब आज के टाइम में जहां हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। और ये निबंध, जानते हैं, इसी एहसास को बहुत अच्छे से पकड़ता है। तो इसके लेखक हैं R.C. हचिनसन और वो अपने इस निबंध के जरिए हमें आज की भागती दौड़ती जिंदगी और उसकी चुनौतियों से रूबरू कराते हैं। हम इस निबंध को ही एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। हम कहानी के आइडिया से शुरू करेंगे और फिर उन शब्दों और ग्रामर के टूल्स तक जाएंगे जो इसे समझने के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक जीवन की इस तेज रफ्तार की, जो इस निबंध का आप कह सकते हैं सेंट्रल थीम है। डबलिन के एक नाटक का जिक्र है जहां एक मक्खी व्यापारी कहता है, एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये तो बहुत तेज है। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो आज के उस इंसान की आवाज़ है जो उस रफ्तार से घबरा गया है। ये दिखाता है कि ये स्पीड शायद सबके लिए नहीं है। अच्छा, अब एक अलग नजरिए की बात करते हैं। लेखक खुद को धीमी सोच वालों में गिनते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस निबंध में ना 2 अलग अलग दुनियाएं साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ है वो रफ्तार भरी जिंदगी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जिंदगी को धीरे धीरे आराम से जीना पसंद करते हैं। लेखक अपना एक बड़ा मजेदार अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि इस सिनेमा में वो 3 हीरोइनों ए, बी और सी के बीच में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहानी ही पल्ले नहीं पड़ती। ये किस्सा उनकी धीमी सोच का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो कहानी के आइडियाज से आगे बढ़ते हैं और अब उन शब्दों पर गौर करते हैं जिनका इस्तेमाल लेखक ने अपनी बात कहने के लिए किया है। पहला शब्द है डिकी। इसका इस्तेमाल उस मकई व्यापारी के लिए किया गया है और इसका मतलब होता है कमजोर दिल वाला। ये एक आम बोलचाल का यानी कि एक इनफॉर्मल शब्द है। अगला शब्द है प्रेजुडिस। लेखक इस शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि उनका झुकाव धीमी सोच वाले लोगों की तरफ है। ये उनका एक तरह का पूर्वाग्रह है, मतलब एक पहले से बनी हुई राय। और फिर आता है डिस्पेयर। ये वो भावना है, वो गहरी निराशा है जो मकई व्यापारी हवाई जहाज की रफ्तार के बारे में सुनकर महसूस करता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी ग्रामर की। इस चैप्टर में कुछ काम के नियम हैं और हम शुरुआत करेंगे जेरंड से। अच्छा, जेरंड क्या होता है? ये एक क्रिया यानी वर्ब है जिसके आखिर में आईएनजी लगता है, लेकिन ये वाक्य में एक संज्ञा मतलब नाउन की तरह काम करता है। जैसे माई जॉब इज स्विमिंग में स्विमिंग एक काम का नाम है। ग्रामर का एक और बहुत जरूरी टूल है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बताना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बताते हैं तो समय और जगह बताने वाले कुछ शब्द बदल जाते हैं। जैसे नाउ बन जाता है देन और टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे। ये देखिए, यह है डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण। यहाँ मेरे दोस्त के कहे हुए शब्द बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर। और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ कैसे टेंस, प्रोनाउन और समय बताने वाले शब्द सब कुछ बदल गया है। तो हमने इस चैप्टर से सीखा क्या और आखिर ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए इसका निचोड़ देखते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये सिखाता है कि एक मुश्किल आइडिया को कैसे समझें और फिर भाषा के सही टूल्स का इस्तेमाल करके उसे एक्सप्रेस कैसे करें। ये साहित्य और व्याकरण का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई तेज भागने वाले को इनाम देता है, वहां धीरे धीरे सोचने की क्या वैल्यू है? ये सवाल हमें ग्रामर और वोकैबुलरी से कहीं आगे जिंदगी के एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।